अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नावल लेकर आई हूँ जिसका नाम है गोरी का गांव। इसकी राइटर है पश्मीना। तो इस नावल को शुरू करते हैं। घर में हर तरफ गहमा गहमी थी। आज इसका निकाह था। बज़ाहिर तो वो खुश रहने की अदाकारी भरपूर तरीके से कर रही थी, अपनी सारी कज़न्स को और अपनी चचियों को जलाने के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर खुद भी जल रही थी और कुड़ भी रही थी। मोहतरमा ने प्लानिंग की हुई थी ताईजान के इकलौते बेटे को फंसा कर इससे शादी करने की। इसने सोचा था कि अपनी खूबसूरती के बलबूते पर वो हैदर को अपने जाल में फंसा लेगी, लेकिन इसकी चाल उल्टी पड़ गई। सुमैया ने इकरा के कान में सरगोशी की। मनाहिल इन दोनों को देख रही थी और समझ रही थी कि वो यकीनन इसी के बारे में बातें कर रही हैं और इसका मजाक उड़ा रही हैं। और खुश रहने की अदाकारी तो ऐसे कर रही है जैसे हमें इसके अंदर का हाल पता ही नहीं है। इसको कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। सदफ ने सरगोशी में हिस्सा लिया। वो अमेरिका रिटर्न हैदर और कहाँ ये गांव का लड़का माज, इकरा ने कहकर अपनी हंसी दबाई। मनाल दुल्हन बने बैठी थी और वो घूंघट की ओर से इन सब का तमाशा मुलाजा फरमा रही थी। निकाह ख्वान आने ही वाला था। वो बिन माँ की बच्ची थी। इसके 3 चचा थे। इन सब ने इसे पाला पढ़ाया लिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर इससे हसद भी करते थे। वो खुद भी कोई अबला नारी नहीं थी। वो भी बहुत तेज़ थी। बड़ी ताई का बेटा है। जब अमेरिका से अपनी तालीम मुकम्मल करके आया तो तमाम लड़कियों की नज़र इस पर थी। सब कज़न चाहती थी कि हैदर इन्हें पसंद कर ले, लेकिन मसला ये था कि मनाल सब कज़न्स में सबसे ज़्यादा हसीन थी। इसलिए सारी कज़न्स को यही परेशानी थी कि हैदर आते ही मनाल पर फ़िदा हो जाएगा। मनाल को भी यकीन था और वो हर तरह से पुरएतमादी कि हैदर इसे पसंद कर लेगा। इसे अपनी खूबसूरती पर नाज भी था और इसी खूबसूरती की वजह से इसकी सब कज़न्स और इसकी चचियाँ इससे जलती थीं, लेकिन ज़ाहिर ऐसा करती थी कि इन सब को मनाल से बेहद मोहब्बत है। मनाल भी इनके दिल का हाल जानती थी। एक दिन मनाल अपनी सहेली नूर से बातें कर रही थी। उसे बता रही थी कि वो हैदर को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी और इसे शादी करेगी और इस घर की मालकिन बनकर सबका खून जलाएगी। तो शफा ने इसकी सारी बातें सुन ली और इसको दफा करने के लिए उसकी चचियों ने गांव में रहने वाले दूर के एक रिश्तेदार लड़के को बुलाकर इससे निकाह पढ़वाने की तैयारी की। जिस लड़के को वो गांव का सादा लो इंसान समझकर मनाल का निकाह करवा रहे थे, असल में वो इतना भी सादा नहीं था। वो इन सब से ज़्यादा जीतदार था। मनाल जान गई थी कि घर वालों ने हैदर के मामले में इसकी प्लानिंग को जानते हुए ये रिश्ता करवाने का फ़ैसला किया है। इसलिए वो चुपचाप राज़ी हो गई, मरता क्या ना करता, क्योंकि बिस्मा इसकी सारी बातें सुन ली थी। इस वक्त इसे सब घर वालों के सामने शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ रहा था और आफियत इसी में जानी कि चुपचाप इस निकाह के लिए हाँ कर दे। इसको बताया तो ये गया था इसको बताया तो ये गया था कि 1 साल बाद इसकी रुखसती होगी धूमधाम से, लेकिन चूंकि दूल्हा बड़ा जीदार था, निकाह के फ़ौरन बाद इसकी फरमाइश आ गई कि वो अभी इसी वक्त दुल्हन को रुखसत करके अपने गांव ले जाना चाहता है। अगर दूल्हा ये फरमाइश निकाह से पहले कर देता तो यकीनन ये निकाह ही ना होता। दूल्हे की इस फरमाइश पर लड़कियों में हंगामा बरपा हो गया। घर के बुजुर्ग सोच में पड़ गए। बिलाखिर ये फैसला हुआ कि दुल्हन ने दूल्हे के साथ आज ही रुखसत कर देते हैं। अम्मी, आपने अच्छा नहीं किया। वो सबसे खूबसूरत है। आपने इतनी अच्छी लड़की से मुझे महरूम कर दिया। हैदर ने मनाल को दुल्हन के रूम में देखा तो माँ से शिकवा किया। इसे रह रह के गुस्सा आ रहा था। इसने 6 साल पहले मनाल को देखा था और बचपन से देखता आ रहा था। जब मनाल 14 साल की थी, अब वो 20 से 21 साल की कोई परी लग रही थी। हैदर इसे देखता, फिर बाकी कज़न्स को। इसका दिल बुरा होने लग जाता। अम्मी, ख़ानदान में एक ही लड़की मेरे लायक थी। अब मैं शादी करूँगा तो ख़ानदान से बाहर करूँगा। मैं कह देता हूँ आज ही आपसे। हैदर ने अपना हतमी फ़ैसला अपनी माँ अनीसा बेगम को सुनाया। अचानक रुखसती की बात सुनकर मनाल के सर पर तो जैसे आसमान गिरा था, लेकिन इसने बामुश्किल खुद को संभाला।
اصل میں ہوں ہی اتنی پیاری کہ میرے شوہر سے سال کا انتظار نہیں ہو پا رہا تھا۔ شاید وہ جلدی میں مجھے اپنے گھر کی زینت بنانا چاہتے ہیں، منال نے غرور سے کہا اور دل میں اپنے تازہ ترین شوہر کو حسین لقبات سے نوازا۔ تم تو پیاری ہو، اب تمہارا دولہا اندر آئے تو ہم دیکھیں کہ تمہارا دورہ کیسا ہے، اقرا نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ لیکن جیسے ہی معاذ اندر آیا سب لڑکیوں کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ حیدر کیا تھا اس کے آگے؟ ٹام کروز جیسا معاذ آج دولہا بن کر واقعی ہیرو لگ رہا تھا۔ یہ تو کچھ زیادہ ہی ہینڈسم ہے، اقرا نے شفاق کے کان میں کہا۔ ساری لڑکیاں تیار تھیں، ایسے جیسے نکاح کا فنکشن نہ ہو، کوئی ولیمے کا فنکشن ہو۔ اچھا ہے لے جائے آج ہی اس آفت کی پڑیا کو، سیما چچی نے کہا۔ خیر جیسے تیسے اس رات منال کو معاذ کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ اب شہر سے گاؤں کا رستہ 3 گھنٹے کا تھا۔ 3 گھنٹے بھاری بھرکم کپڑوں اور جھکے ہوئے سر کے ساتھ بیٹھ کر منال تو ہلکان ہو گئی تھی، اور ایک نظر اٹھا کر اس نے پاس بیٹھے معاذ کو بھی چور نظروں سے دیکھ لیا تھا اور دل میں اطمینان ہوا کہ شکل تو اچھی ہے، جاہل گوار بھی نہیں لگ رہا ہے، لیکن روب دار ضرور لگ رہا تھا۔ 3 گھنٹے کی مسافت طے کر کے بالآخر گاؤں آ ہی گیا۔ منال کا جوڑ درد کر رہا تھا سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے۔ اسے رہ کر معاذ پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ منال نے سوچا تھا کہ 1 سال بعد رخصتی ہے، اس عرصے میں اس کا شوہر شہر میں گھر لے گا اور اسے گاؤں نہیں جانا پڑے گا، لیکن اب وہ سخت غصے میں تھی، لیکن اظہار نہیں کر پا رہی تھی۔ اور جس طرح سے گھر والوں نے اسے راتوں رات رخصت کیا تھا، اس نے قسم کھا لی تھی کہ واپس اس گھر میں نہیں جائے گی، اور سب گھر والوں کو یہی دکھائے گی کہ وہ گاؤں میں بہت زیادہ خوش ہے۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ معاذ تو گاڑی سے اتر کر ہی کہیں غائب ہو گیا تھا۔ ایک عورت اس کے ساتھ تھی گاؤں کی، جو کہ نکاح میں بھی شریک تھی۔ وہ معاذ کی خالہ حلیمہ خاتون تھی۔ حلیمہ خاتون منال کو اس کے کمرے میں لے کر گئیں۔ بیٹا تم تھکی ہوئی ہو، اب آرام کرو، معاذ آتا ہی ہوگا۔ میں بھی تھک گئی ہوں، اپنے گھر جا رہی ہوں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ میرا گھر یہاں پڑوس میں ہی ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو آواز دے دینا، ویسے گاؤں والے سب سویرے ہی سو جاتے ہیں، حلیمہ خاتون نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر تو وہیں بیٹھی رہی، پھر خیال آیا تو کمرے سے باہر نکل آئی اور گھر کا جائزہ لینے لگی۔ اس نے سوچا تھا کہ گاؤں کا کوئی بسیدہ گھر ہوگا، لیکن یہ اچھا خاصا شہرنما گھر تھا۔ چھوٹا تھا لیکن خوبصورت تھا۔ بجلی نہیں تھی، لیکن سولر لائٹ کی وجہ سے پورا گھر روشن تھا۔ منال نے نوٹ کیا کہ گھر میں سولر سسٹم اچھے طریقے سے لگا ہوا ہے۔ سولر کے پلیٹ بھی نظر آ رہی تھی، یو پی ایس بھی اور بیٹری بھی۔ منال کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی کہ پیچھے سے کسی کی گمبھیر آواز سنائی دی۔ دلہن ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی اور شرماتی ہوئی اچھی لگتی ہے۔ تم عجیب دلہن، وہ جو پہلی رات ہی سیر سپاٹوں میں نکل آئی۔ معاذ کی آواز پر وہ جیسے اچھل پڑی۔ نہیں، میں تو وہ گھر دیکھ رہی تھی۔ منال ہڑبڑا گئی۔ یہ کام صبح کیا جا سکتا ہے، گھر کہیں بھاگا نہیں جا رہا۔ گاؤں والوں نے دیکھ لیا تو میرا مذاق بنائیں گے، وہ کافی سخت لہجے میں بولا۔ منال فٹ سے اندر آ گئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے بہت برا لگا معاذ کا یوں بات کرنا۔ تھوڑی دیر بعد معاذ اندر آیا۔ منال کا دل اب بھی کسی بھی لگام گھوڑے کی طرح دوڑنے لگا۔ اسے لگا معاذ اس کے پاس آئے گا، منہ دکھائی دے گا، اس کے حسن کی تعریف کرے گا، میٹھی میٹھی باتیں کرے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ سیدھا کر بیٹھ کے دوسرے کنارے ڈھہ گیا اور پھر سر اٹھا کر منال کو دیکھا۔ یہ چارپائی دیکھ رہی ہو نا، میں نے تمہارے سونے کے لیے رکھی ہے، تم اس چارپائی پر سو جاؤ، مجھے اپنے بیڈ میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں ہوتی، میری نیند خراب ہوتی ہے، جاؤ شاباش سو جاؤ، معاذ نے اپنے رعبدار لہجے میں کہا تو منال حیران ہو گئی۔ آخر کیا مسئلہ ہے اس انسان کے ساتھ؟ کیا اس لیے راتوں رات رخصت کر کے لایا تھا مجھے؟ منال کو اپنی سخت تذلیل محسوس ہوئی۔ اسے لگا تھا کہ معاذ اس کے حسن پر فدا ہو جائے گا، اس کی تعریفیں کرے گا، منہ دکھائی میں سونے کی کوئی چین انگوٹھی دے گا، لیکن اس کا رویہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ خڑوس انسان، سمجھتا کیا ہے خود کو، تھوڑی سی شکل کیا اچھی مل گئی، خود کو واقعی ہیرو سمجھنے لگ گیا ہے۔ احسان ماننا چاہیے اسے میرا کہ مجھ جیسی پڑھی لکھی حسین لڑکی نے اس سے شادی کے لیے حامی بھری ہے۔ منال دل ہی دل میں تپ رہی تھی۔ وہ چارپائی کی طرف گئی اور وہاں پر لیٹ گئی۔ معاذ نے اٹھ کر بتی بجھا دی۔
वो अब अंधेरे में ही अपना जेवर उतार रही थी और चारपाई के कोने में रख दिया। ना मेकअप साफ किया, ना लिबास तब्दील किया। न जाने कब इसकी आंख लग गई। सुबह इसे किसी की गरम गरम लम्स का एहसास हुआ। इसने गुनूनगी में पूछा कि कौन है। मैं तुम्हारा शौहर। उठो और मुझे चाय बनाकर दो। पूरा गांव जाग गया है, तुम अभी तक सो रही हो। माज ने कहा तो वो आंखें मलते हुए उठी। माज इसकी शक्ल देखकर हंसने लगा। हंस क्यों रहे हैं? इसने मासूमियत से पूछा। तुम्हारी शक्ल देखकर हंस रहा हूँ। कार्टून लग रही हो बिल्कुल, माज ने कहा और बाहर निकल गया। वो उठी और आईने के सामने आए देखा तो मेकअप का हशर नशर हो चुका था। काजल और आईलाइनर फैल गए थे। लिपस्टिक गालों तक फैली हुई थी। वो वाकई कार्टून लग रही थी। इसे कमरे के अंदर एक दरवाज़ा नजर आया। इसे अंदाज़ा नहीं था कि गांव में वॉशरूम भी कमरे से अटैच होगा। इसने दरवाज़ा खोला तो अच्छा सा वॉशरूम था, बल्कि शहर के जैसा। इसने शुक्र किया, बैग से एक हल्का सा सूट निकाला और वॉशरूम में घुस गई। फ्रेश होकर बाहर आई तो देखा कि एक छेरा सा बना हुआ है पेरा सा बना हुआ है, जहाँ पर माज आग जलाए बैठा था और चाय तैयार थी। दीकर मिला मिला को गुस्सा आया। अगर चाय पहले से बनी हुई थी तो क्या ज़रूरत थी मुझे जगाने की? आज तो मैंने चाय बना ली है। तुम्हारा पहला दिन है इसलिए, लेकिन कल से सुबह सवेरे उठकर चाय तुम ही बनाओगी। मुझे सवेरे ही खेतों की तरफ निकलना होता है। अगर किसानों पर नजर ना रखो तो सब गड़बड़ कर देते हैं, माज ने कहा। मृणाल वहां बैठ गई। इसने प्याली उठाई और चाय केतली से भरने लगी। माज अब गौर से इस हसीना को देख रहा था। एक पल को माज की नजरें इस पर ठहर गईं, पर नजर हटाना ही भूल गया। फिर अपने जज्बात पर काबू रख के खुद से बोला, नहीं माज नहीं, इसके हुस्न के आगे कमज़ोर नहीं पड़ना है। याद है ना, इसकी माँ ने तुम्हारी माँ का हक मार के इसके बाप से शादी की थी। चाय पीने के बाद माज खेतों की तरफ रवाना हो गया तो मनाल ने सारे घर का जायज़ा आराम से लेना शुरू किया। ये एक छोटा मगर नए तर्ज का बना हुआ घर था। इसमें 2 कमरे थे। लाउंज था मगर एक तरफ से खुला हुआ था। लाउंज के सामने ब्लॉक था जिसका फर्श सिमर से बना हुआ था। फिर आगे मैदान था जिसके किनारों में दीवार के साथ किस्म किस्म के फूल और पौधे लगे हुए थे, जो कि इस घर की खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। सर्दी की वजह से चपेरा सा बना हुआ था, जहाँ पर बैठकर आग जलाई जाती थी। आज भी हल्की सी सर्दी थी। मौसम सरमा अलविदाई को तैयार था, लेकिन फिर भी इसे सर्दी महसूस हो रही थी। वो दोबारा से आकर चपेरे में बैठ गई और हाथ सेकने लगी। अचानक इससे मोबाइल का ख्याल आया। वो कमरे में गई और मोबाइल उठाकर बाहर आ गई और व्हाट्सएप देखने लगी, जहाँ उसके कज़न्स के बहुत सारे पैगामात पड़े हुए थे। इनको तो जलाऊं ज़रा, वो कहकर उठी और लिबास तब्दील किया, मेकअप किया, बाल बनाए और तैयार हुई। फिर फूलों के पास आकर बहुत सारी सेल्फी लेने लगी। इंजॉय इन विलेज का स्टेटस लगाकर फ़ोटो अपलोड की। जल जाएंगी मेरा घर देखकर। इनको लगा गांव का कोई वो सीधा सा घर होगा। फिर इसने सोलर प्लेट यूपीएस वगैरह की तस्वीरें लीं और इन्हें भी स्टेटस में लगाया, ताकि कज़न्स को पता चले कि इसके घर में हर सहूलत है। इतने में गांव में मास के निकाह और रुखसती की खबर जंगल के आग की तरह फैल गई। तमाम औरतें लड़कियां सब बारी बारी से देखने आने लगीं। मास की खाला हलीमा खातून भी आ गई। बेटा, मैं तुम्हारे और मास के लिए नाश्ता लाई हूँ, हलीमा खातून ने कहा और नाश्ता इसके सामने रखा। ये दुल्हन तो शर्माती ही नहीं है। गांव की औरतें सरगोशियाँ करने लगीं। लेकिन है बहुत प्यारी, एक ने कहा। सब इसे ऐसे देख रही थी जैसे वो जंगल में आया हुआ कोई नया जानवर हो। मनाल थोड़ा थोड़ी ही देर में इस रश से तंग हुई। फिर एक औरत आई। इसने अपना नाम नूरी बताया और कहा कि वो मास की मुलाजमा है। मैं खाना बनाती हूँ यहाँ मास साहब के लिए, और मेरा शोहर भी यहाँ ही होता है सारा दिन। वो मास साहब के बाकी सारे काम करता है। हम दोनों मियाँ बीवी तकरीबन सारा दिन ही यहाँ काम करते हैं। सुबह की चाय हम मास साहब के जगने से पहले ही बना देते हैं। आज भी मैंने चाय बनाई। फिर मैं घर चलेगी। अब दोपहर के खाना बनाने आई हूँ, नूरी ने कहा तो मनाल खुश हो गई। वाह, मतलब मुझे कोई काम करना नहीं पड़ेगा, मनाल ने कहा। नूरी खाना बनाने लगी। सब औरतें भी चली गईं अपने घर। सबको काम थे अपने घर में। क्या बनाऊंगी क्या बनाओगी, मनाल ने रौब से पूछा। वो खुद को मालकिन तस्वर करने लगी। एकदम से उसके अंदर अकड़ आ गई, लेकिन माज के आने के बाद सारी अकड़ ख़त्म हो गई इसकी।
नूरी, आज से तुम्हारी छुट्टी है। मेरा सारा काम आज से मेरी बीवी करेगी। खाना भी यही बनाएगी, मेरे कपड़े भी यही धोएगी और घर की सफाई भी यही करेगी। माज ने कहा तो मनाल की हवाइयाँ उड़ गईं। लेकिन मैं इतने सारे काम कैसे करूँगी? मनाल परेशान हो गई। गांव की सारी लड़कियां अपने गांव की सारी लड़की इतने सारे काम अकेले ही करती हैं, माज ने कहा। लेकिन मैं गांव की लड़की नहीं हूँ, मैं शहर की लड़की हूँ, मनाल ने सर को खम देकर एक अदा से कहा। आज से तुम गांव की लड़की हो और शहर का भूत अपने सर से निकाल दो, क्योंकि अब तुम्हें सारी ज़िंदगी गांव में ही रहना है। इसलिए बेहतर है कि तुम शहर के बारे में सोचना छोड़ दो। माज ने कहा तो मनाल का रंग जर्द पड़ गया। माज ने खाना खाया और फिर बाहर जाने लगा। मेरी मुर्गी और इनके चूज़ों का ख्याल रखना, इन्हें दाना भी देना और बिल्ली से भी बचना। कहीं ऐसा ना हो कि कोई बिल्ली उन्हें खा जाए और तुम अपने ख्यालों में गुम सुम बैठी रहो। पूरे 12 चूज़े हैं, मैंने गिन कर रखे हैं, इनमें से एक भी कम नहीं होना चाहिए। माज इसे हदायत देकर चला गया। इसके जाने के बाद मनाल मोबाइल और व्हाट्सएप में गुम होगी और इसे चूज़ों का ध्यान ही नहीं रहा। अचानक ही इसे मुर्गी की चीखने की आवाज़ आई। इसने मोबाइल से सर उठाकर देखा, एक बिल्ली चूहे पर हमला कर रही थी। एकदम से भागी और चूजे को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन बिल्ली चूजे को अपने मुंह में लेकर ऐसे भागी किसी के हाथ में ना आई। मनाल बिल्ली के पीछे भागी और मुर्गी बिल्ली के पीछे चलाती हुई भागी, लेकिन बिल्ली नज़रों से ओझल हो गई। मनाल सर पकड़कर बैठ गया। अब 11 चूजे रह गए थे। शाम को जब माज घर वापस आया तो आते ही उसने चूज़ों की गिनती शुरू की। मनाल का दिल डूबने लगा। आज रात खाने में क्या बनाऊं? गिनती के दौरान जानबूझकर मनाल ने इसका ध्यान हटाना चाहा कि वो गिनती भूल जाए। इतने में हलीमा खातून खाना लेकर आई। गांव में शाम को ही खाना तैयार करके खा लिया जाता था, मगरिब तक। मैं तुम दोनों के लिए देसी मुर्गी का सालन लाई हूँ। हलीमा खातून की आवाज़ पर माज ने पलटकर इन्हें देखा और गिनती रोक दी। कितनी गिनती रुक जाने पर मनाल की सांस बहाल हुई। इसे दिल में हलीमा खातून पे ढेर सारा प्यार आने लगा। आपने क्यों तकलीफ की खाला, मैं बना लेती। मनाल ने माज का ध्यान बटाने के लिए कहा था। खाना बनाने का इसका कोई इरादा नहीं था। वह जानती थी कि हलीमा खातून ज़रूर खाना लाएंगी। मोहतरमा, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि गांव में खाना सवेरे बनाया जाता है। सब सवेरे खाते हैं और जल्द ही सो जाते हैं, फिर सवेरे उठते भी हैं, माज ने तंजिया कहा और फिर से चूज़ों की गिनती शुरू की। हलीमा खातून वापस चली गई थी। अच्छा बैठ जाए, मैं खाना लगाती हूँ। प्लेट वगैरह कहाँ है? मनाल ने फिर इसे गिनती से रोकना चाहा। मुझे गिनने दो आराम से। एक तो ये चूज़े रुकते ही नहीं आराम से। माज ने इसे चुप करवाया। मनाल उंगलियां चटकने लगी, निचला होंठ दांतों तले दबाते हुए परेशानी से देख रही थी। बार बार गिनने पर चूजे 11 ही नजर आ रहे थे। कहा था ना मैंने चूजों का ख्याल रखना, पहले ही दिन नुकसान करवा दिया तुमने मेरा। माज गुस्से से दहाड़ा तो मनाल के हाथ पांव कांपने लगे। मनाल तो वो लड़की थी जो किसी से भी नहीं डरती थी, बल्कि सब इससे डरते थे। लेकिन जिंदगी में पहली बार मनाल को किसी से खौफ महसूस हो रहा था, किसी के गुस्से से डर लग रहा था, और वो इसका शौहर था। ये एक फितरती खौफ था जो शादी के बाद हर बीवी को शौहर से महसूस होता है कि कहीं इससे कोई गलती ना हो जाए। मनाल अपनी सारी कश्तियाँ जलाकर यहाँ आई थी और इसने फैसला किया था कि वो वापस नहीं जाएगी, हर हाल में यहाँ गुजारा करेगी। हैदर को फांसने वाली बात की वजह से इसे जिस कदर शर्मिंदगी का सामना इस घर में करना पड़ा था, इसकी वजह से वो वापस नहीं जाना चाहती थी। इसके लिए फरार का वाहद रास्ता माँ से शादी था, जो इसने आसानी से कर ली। मुझे पता नहीं चला, बिल्ली ने अचानक हमला कर दिया। मैं भागी इसके पीछे चूजे को बचाने के लिए, लेकिन वो चूजे को लेकर इतनी तेज भाग गई, मैं इसे पकड़ ही नहीं पाई। मनाल ने डरते हुए कहा। तुमसे यही उम्मीद थी, इंतहाई गैर जिम्मेदार लड़की हो तुम। पहले ही दिन तुमने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। मैं जानता हूँ तुम्हारा ध्यान चूज़ों की तरफ था ही नहीं, बल्कि तुम्हारा सारा ध्यान मोबाइल, व्हाट्सएप और सेल्फीज लेने में था। लेकिन मैं बता रहा हूँ, इस घर में रहना है तो अलर्ट रहना होगा, सारी जिम्मेदारी उठानी होगी, और मोबाइल की जान छोड़ दो प्लीज़। तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। एक रात भूखी गुजार लो कि तो होश ठिकाने आ जाएंगे, माज ने कहा और खाना लेकर कमरे में चला गया। खुद खाने के बाद इसने बचा हुआ खाना छुपा दिया। मनाल बाहर चारपाई पर ही बैठी रही यहाँ तक कि रात हो गई। वो अभी तक खौफजदा थी, अब इसे भूख लगनी शुरू हो गई थी।
وہاں اس انتظار میں تھی کہ کسی طرح معاذ باہر کہیں چلا جائے تو وہ کھانا تلاش کر کے کھائے۔ تھوڑی دیر بعد معاذ باہر نکلا، دیکھا تو وہ چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اندر آ جاؤ، رات بہت ہو چکی ہے، گاؤں میں اس وقت عورتیں باہر نہیں بیٹھتی ہیں، چور آ جاتے ہیں۔ میں سونے لگا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، تم بھی آ کر سو جاؤ، معاذ کہہ کر اندر چلا گیا۔ بھوکے مارے منال کو رونا آ رہا تھا۔ وہ اندر کمرے میں آئی تو معاذ لائٹ آف کر کے سو چکا تھا۔ وہ بھی آ کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ اب وہ انتظار کرنے لگی کہ معاذ گہری نیند سو جائے تو وہ کھانا تلاش کر کے کھائے۔ کافی دیر بعد معاذ کے خراٹوں کی آواز اسے سنائی دی تو اس کی جان میں جان آئی۔ وہ بستر سے اٹھی اور پورے کمرے میں کھانا تلاش کرنے لگی۔ الماری کے اندر ایک دراز میں سے کھانا مل گیا تھا۔ وہ بہت ہوشیاری سے چارپائی تک آئی اور موبائل کی لائٹ بھی آف کر دی تاکہ وہ اس کو نظر نہ آ سکے۔ پھر اس نے اندھیرے میں ہی کھانا شروع کیا، کھاتی کھاتی گئی یہاں تک کہ سیر ہو گئی۔ پھر اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ جس نے اسے رزق دیا۔ بھوک کیا ہوتی ہے آج یہ پہلی بار منال کو معلوم ہوا تھا۔ اس نے کبھی زندگی میں بھوک نہیں دیکھی تھی۔ وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ رات 8 بجے سے اسے بھوک لگنا شروع ہو گئی تھی اور اب رات کے 12 بج رہے تھے جب اسے کھانا ملا۔ اس نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور خالی برتن اسی جگہ پر رکھ دیے، پھر واپس آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی اور نیند کی گوش میں چلی گئی۔ معاذ جو مصنوعی خراٹے لے رہا تھا اس کی یہ ساری کارروائی ملاحظہ کر چکا تھا۔ اب لحاف کے نیچے وہ اس کی اس حرکت پہ مسکرا رہا تھا۔ لگتا ہے رات بلی بچا ہوا سالن الماری سے نکال کر کھا گئی۔ صبح جب منال چپیرے میں بیٹھی چائے پی رہی تھی تو الماری رات والے برتن معاذ نکال کر لایا اور میلے برتنوں کی جگہ پر رکھتے ہوئے بولا۔ منال تپ گئی لیکن بولی کچھ نہیں۔ آج بھی چائے نوری نے آ کر میرے جانے سے پہلے بنائی، تم تو گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی تھی، معاذ نے آگ کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا اور ہاتھ سینکنے لگا۔ نوکر ہوں اس جن کے، ان جیسے چائے بناؤ، کھانا بناؤ، چوزے سنبھالو، منال نے دل میں کہا۔ وہ چائے پی رہی تھی، پیالی میں اس سے چائے پی نہیں جا رہی تھی۔ میرا جہیز کہاں ہے؟ تایا اور چچا جان کو دینا ہی ہوگا۔ 2 جوڑوں میں مجھے رخصت کر دیا، آج ہی فون کر کے اپنے جہیز کا مطالبہ کروں گی۔ ایک کپ بھی نہیں میرے پاس کہ چائے ہی پی سکوں۔ منال سوچے جا رہی تھی۔ معاذ نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا۔ وہ لال رنگ کا شال اوڑھے ہوئے تھی۔ اس نے بالوں کا جوڑا بنایا ہوا تھا اور آگے کی لٹیں باہر جھول رہی تھیں جوڑے سے نکل کر۔ معاذ اس کی جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کو اس کا دل الگ انداز میں دھڑکا، پھر سنبھل گیا۔ میں کھیتوں کی طرف جا رہا ہوں، یہ کہنے کا فائدہ تو نہیں کہ چوزوں کا خیال رکھنا۔ نوری اور اس کا شوہر دلشاد تھے تو سارا گھر سنبھالتے تھے۔ میں نے سوچا گھر والی آئے گی تو ان کی ضرورت نہیں ہوگی مزید، گھر والی اپنا گھر خود سنبھال لے گی۔ مگر گھر والی کے تو واٹس ایپ کے سٹیٹس ہی ختم نہیں ہو رہے، معاذ نے کہا۔ مجھے کام کرنے کی عادت نہیں ہے، وہاں تائی اور چچی کھانا بناتی تھی، ہم لڑکیاں بس پڑھائی پر دھیان دیتی تھیں۔ منال نے جھکی ہوئی پلکوں کے ساتھ جواب دیا۔ بس لڑکیوں کو ڈپٹی کمشنر لگنا تھا سسرال میں، جو کام نہیں سکھایا، معاذ نے کہا۔ جب کام کے لیے ملازم ہیں تو آپ مجھ سے کیوں کام کروانا چاہتے ہیں؟ آپ افورڈ کر سکتے ہیں، منال نے کہا۔ جب بیوی نہیں تھی، کوئی بہن یا بھابھی بھی نہیں تھی تو نوری اور دلشاد کو ملازم رکھا، اور میرے کھیتوں میں کام بھی کرتے ہیں۔ گھر میں کوئی خاتون نہیں تھی تو ان سے کام کا کہا تھا، معاذ نے سختی سے جواب دیا۔ منال نے اس بار سے دیکھا، پھر نظریں پھیر لیں۔ کیا بیوی صرف کام کے لیے ہے؟ 2 بول محبت کے نہیں بولے جاتے؟ موصف سے تعریف نہیں کرتے بیوی کی، بس کام، منال دل میں کہتی جا رہی تھی۔ میں جا رہا ہوں، دوپہر کے کھانے میں پراٹھا بنا لینا اور انڈا بھی، لسی نوری لے آئے گی۔ پراٹھا بنانا آتا ہے نا؟ معاذ نے کہا۔ منال نے غصے سے اسے گھورا لیکن بولی کچھ نہیں۔ پھر اس کے جانے کے بعد اس کی نقل اتارنے لگی۔ پراٹھا بنا لینا۔ معاذ کے جانے کے بعد اس نے کوشش کی آٹا گوندنے کی، لیکن آٹا عجیب ہی ہوتا جا رہا تھا۔ اتنے میں نوری آ گئی۔ رہنے دیں، آپ سے نہیں ہوگا، میں کر دیتی ہوں، نوری نے کہا۔ لیکن وہ معاذ، منال نے پریشانی سے کہا، صاحب ابھی کھیتوں پر گئے ہیں، وہاں ڈیرے پر سب جمع ہوتے ہیں گاؤں والے، سمجھو محفل لگی ہوتی ہے، باتیں، چائے وغیرہ۔ اب وہ دوپہر کو ہی آئیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، نوری نے کہا اور آٹا اس سے لے کے گوندنے لگی۔ میں روز کھانا بنا دیا کروں گی، معاذ صاحب کو پتہ نہیں چلے گا، بس وہ کیا ہے نا، ہمیں چینی، چائے کی پتی، نمک یا کبھی آٹے کی ضرورت پڑتی ہے، آپ مجھے پیسے نہ دو، بس راشن دے دیا کریں۔
कभी थोड़ी सी चीनी, कभी तेल, कभी आलू, प्याज, टमाटर। मेरी उजरत यही है, मुझे ज़रूरत भी इन्हीं चीज़ों की है, नूरी कहती जा रही थी। वाह, ये तो अच्छा है, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, और जो जिन मुझे देगा नहीं पैसे, और मैं मांगूंगी नहीं इससे। ये काम आसान है, काम भी हो जाएगा और माज को लगेगा कि सारा काम मैं करती हूँ। ये सारा सामान तो घर में बहुत पड़ा है, मनाल ने दिल में सोचा। नूरी ने पराठे बनाए और अंडा मनाल ने खुद बनाया। मसला खाना पकाना नहीं था, अब मसला आग का था जो मनाल से नहीं जल रही थी। जल भी जाती तो फिर बुझ जाती। नूरी ने इसे आग जलाने का तरीका बताया। आप सिलेंडर मंगवा लें, इसमें आपको आसानी होगी, नूरी ने सलाह दी। मास के आने से पहले नूरी अपने घर चली गई। मनाल ने किलो जितना आटा इसे दे दिया आज के दिन के लिए। मास को देखते ही मनाल ने झाड़ू उठाया और दिखाया कि वो काम करने में मसरूफ़ है। सफाई नूरी ने कर दी थी, कचरा था भी नहीं, बस दरख्त से गिरने वाले चंद पत्ते थे और अंदर धूल मिट्टी। माज अंदर दाखिल हुआ तो देखा मनाल के हाथ में झाड़ू है और वो साफ जमीन पर खाली झाड़ू फेरती जा रही है। माज ने आईब्रो चाय और कमरे में चला गया। मनाल खाना कमरे में ले आई। तुमने बनाया है? माज ने पूछा। मनाल ने बच्चों की तरह सर इस बात में हिलाया। पराठा देखकर माज के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। बेवकूफ़ लड़की, इतने सालों से नूरी के हाथ के पराठे खा रहा हूँ, पहली नज़र और पहले नवाले में पहचान जाता हूँ कि नूरी ने बनाए हैं, माज ने दिल में कहा और खाने लगा। मनाल गुलाबी रंग का सूट लेके नहाने चली गई। माज खाना खाने के बाद फूलों को पानी देने लगा। मनाल नहाकर निकली और मेकअप बॉक्स खोला, हल्का सा मेकअप किया। भीगे बाल शानों पर बखेरे हुए थे। नीले रंग का नया शॉल निकाल कर वो बाहर आई। इसके करीब आकर अनजान बनकर फूलों को देखने लगी। माज की नज़र इस पर गई। वो चौ निगाहों से इसकी तरफ देखता जा रहा था। मास फिर बाहर चला गया और शाम को ही वापस आया। इसने बगल में एक मुर्गा दबाया हुआ था। हुक्म सादिर हुआ कि मुर्गे की आवभगत अब इसकी जिम्मेदारी है। तौबा है, अब ये मनहूस मुर्गा भी संभालना पड़ेगा। वो रोनानी सी हो गई। मुर्गी तो चूजों समेत डेरे में शिफ्ट कर ली गई थी। अब मनाल को इस मुर्गे के नखरे उठाने थे। रात को सर्दी बढ़ना शुरू हो गई तो मनाल चपेरे में आ गई और आग जलाने लगी। आग जलाने इसे नूरी ने सिखा दिया था, लेकिन फिर भी इससे आग नहीं जल रही थी। बार बार धुआं हो रहा था। इसको गुस्सा आ गया। से लकड़ियां फेंक दी और गुस्से से उठ खड़ी हुई तो सामने से आते हुए माँ से टकरा गई। उफ, देखकर नहीं चल सकती, माँ ने इससे कंधों से पकड़कर बोला। मनाल इस गैर मुतवक्को टक्कर की वजह से डर गई थी और बस इसकी आंखों में देखे जा रही थी। वो इसे हल्का सा झटका देकर बोला, चलो अंदर, रात बहुत हो गई है। माज इसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ा। मनाल खींचती चली आई कमरे में। आकर गौर किया तो अब तक मनाल का हाथ इसके हाथ में था। पागल लड़की, मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? वो इसका हाथ झटक कर बोला। मैंने कब? आपने खुद ही मेरा हाथ पकड़ा था, मनाल चूक कर बोली। वो बड़ी जुबान चलने लगी है मैडम की। वो बेड पर लेट कर बोला। मनाल चारपाई पर लेट गई और कंबल अपने ऊपर तान दी। इसका दिल अब तक जोर से धड़क रहा था। कितना अच्छा लग रहा था इसका यूं हाथ पकड़कर चलना। पहली बार माज ने इसका हाथ पकड़ा था, पहली बार इसने इसका लम्स महसूस किया था। मनाल अब कंबल के नीचे अपने हाथ को पकड़े मुस्कुरा रही थी। ऐसा ही कुछ हाल माज का भी था। इसने भी ये लम्स पहली बार महसूस किया था। माज ने उठकर बत्ती बुझा दी। अब वो करवटें बदल रहा था बार बार। दिन ही गुजरते चले गए। बनाकर समझ नहीं आ रही थी कि आखिर माज ने ये शादी क्यों की। जब इसे मनाल से कोई सरोकार नहीं था तो अब भी ऐसा भी हो सकता है कि वो मुझसे शादी के लिए राज़ी नहीं था और चाचा ने ज़बरदस्ती की, इसने सोचा। काम का इसे कोई मसला नहीं था। वो सदा की काम चोर नूरी से जल्दी जल्दी सारे काम करवा लिया करती थी और सारा क्रेडिट खुद लेती थी माज के सामने। अड़ोस पड़ोस की ख़वातीन के साथ अब इसकी अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। इनमें से कोई ना कोई रोज़ाना इसके घर आ जाती और काफ़ी देर तक बातें करती। कभी मनाल को इनका आना अच्छा लगता और कभी वो तंग होती। होटल इसलिए होती थी कि ख़वातीन इससे माज के मुतालिक सवालात करती, जिनका इसके पास कोई जवाब नहीं होता। इसके घर में काफ़ी दरख्त थे और इनमें चिड़ियाँ और बुलबुल, वो फाका और कुछ परिंदों की वो तो नाम भी नहीं जानती थी, रहते थे। सुबह सुबह फर्श पर गंदम के दाने डालता था।
माज सुबह सुबह फर्श पर गंदम के दाने डालता था और ये सारे परिंदे आकर चूमना शुरू कर देते। वो माज की मुर्गियों, चूज़ों, यहाँ तक के कौवों से भी मोहब्बत देखकर ना सिर्फ हैरान होती बल्कि अंदर ही अंदर जलती कुटती रहती थी। बीवी से तो आज तक दो बोल मोहब्बत के नहीं बोले। मौसम में सारा प्यार इन चिड़ियों, कौवों, बुलबुल पर निछावर हो रहा है। इन मुर्गी और चूजे पर मेहरबानी की जा रही है, मगर 5 फुट की ये लड़की नजर नहीं आ रही इस शख्स को। वो रोज इसे धमकी देता था कि सवेरे उठकर चाय बनाने की, लेकिन ये कमबख्त नींद ने इसे कहीं का नहीं छोड़ा। वो रोज खुद चाय बनाता। मनाल को रोज सुबह बनी बनाई चाय मिल जाती। नाश्ता वो दोनों ही नहीं करते थे। एक यही बात है अच्छी मेरे हरजाई की, वो चाय पीते पीते मुस्कुरा देती। माज इसको यूं मुस्कुराता देखता तो इसे कभी कभार मनाल के ज़हनी हालत पर शुबा होने लगता। आज हलीमा खातून अपने बहू और बेटियों समेत आई। मनाल देखकर हैरान हुई कि ये सब कौन है। हलीमा खातून तो घर में अपने एक बेटे अली और शोहर समेत रहती हैं, फिर ये कौन है? मनाल ने पूछा। साहिबा भाभी और नाज भाभी बहुत अच्छी थी, उनसे बहुत कुछ जानने को मिला। वो सब पढ़ी लिखी मॉडर्न थी। हलीमा के बड़े बेटे अशर की पोस्टिंग इस्लामाबाद में थी और साहिबा भाभी इनकी बीवी थी, और नाज भाभी के शोहर कराची में डॉक्टर थे। हम सर्दियों की छुट्टी में गांव आते हैं, वरना मौसम गर्मा में तो यहाँ रहने जैसा नहीं होता, नाज बाजी ने कहा। मनाल तुम भी गर्मियों में कराची जाओगी ना? साहिबा भाभी नाज बाजी छलते हुए बोली। नहीं, मैं कराची क्यों जाऊंगी? अब यही मेरा घर है, गर्मियाँ हो या सर्दियाँ। मैं और माज एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। जहाँ माज होंगे वहाँ मैं। मनाल ने लंबी छोड़ी। माशाल्लाह, लगता है बहुत मोहब्बत है दोनों में, नाज बाजी बोली। हाँ और नहीं तो क्या, उन्होंने तो साल का इंतज़ार भी नहीं किया रुखसती के लिए और मुझे ले आए। देखिए, मनाल ने बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। पीछे से आते माज ने मनाल की बातें सुन ली। मनाल ने जब से होश संभाला था खुद को इसी घर में पाया जहाँ इसकी माँ बाप नहीं थे। वो 3 साल की थी जब मामा पापा चाचू की शादी की शॉपिंग प्लंग पर चाचू की शादी की शॉपिंग पर गए थे और इनकी डेड बॉडीज आई थी। मन आशिक तो कुछ याद भी नहीं था, बस इनकी पिक्चर्स देखी थी। इस घर में इसे सब कुछ मिला सिवाय प्यार के। जब तक दादी जिंदा थी तो चाचू इससे हाल चाल पूछ लिया करते थे। उनके बाद तो शायद इनको याद भी नहीं रहा होगा कि इनकी एक भतीजी भी है। इस घर में सब अपनी दुनिया और अपनी फैमिली में मगन थे। मनाल की बेस्ट फ्रेंड अंजला समझती थी कि अपनी आंखें खुली रखा कर। इस दिन भी वहाँ से यही समझा रही थी। देखो मनाल, ये लोग कभी भी तुम्हारी शादी किसी अच्छी जगह पर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अच्छी जगह पर करेंगे तो इनको प्रॉपर्टी में तुम्हें हिस्सा देना पड़ेगा, तो वो हरगिज़ नहीं करेंगे। ये सब कुछ तुम्हारे मामा पापा का ही है। तेरे चाचू के पास जो कुछ भी तेरे चाचू के पास कुछ भी नहीं था। तेरी मामा ने पसंद से शादी की थी तेरे पापा से, वो इकलौती थी, और जहेज में ये बड़ा घर, फैक्ट्री और दुकान वगैरह लाई थी। ये सब तेरा है, तुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि ये लोग अब सब अपने नाम करवा चुके होंगे। मनाल ये सब सुन रही थी। अंजला को ये सब इसकी मम्मा से पता चला था और इसकी गोश गुजार कर दिया। फिर मैं क्या कर सकती हूँ? इसकी तरफ सवाली नज़रों से देखते हुए बोली। देखो, तुम्हें अपने ताया के बेटे हैदर को पटाना है, अंजला ने कहा तो वो उछल पड़ी। क्या? मनाल ने कहा। देखो, वो तो इकलौता है, अगर वो तुझे पसंद कर ले तो वो खुद तेरे लिए स्टैंड लेगा, वरना ये तो कभी मर के भी तुझे अपनी बहू नहीं बनाएंगे। मैं लिख देती हूँ, ये किसी बुड्ढे से तुझे ब्याह देंगे, अंजना ने कहा। नहीं, मनाल ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। बेटा, कान और आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा, जैसे भी करके हैदर से शादी कर लो। और यही आखिरी लाइन इसकी कज़न ने सुनी और हैदर की अम्मी के गोशे गुजार कर दी, जिसके नतीजे में वो आज यहाँ थी। माज के वालिद बहुत बड़े ज़िम्मेदार थे। उन्होंने माज की वालिदा शहरबानो से पसंद की शादी की थी। शहरबानो की मंगनी बचपन में मनाल के पापा आदिल शाह के साथ तय थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शाह मीर खान को शहरबानो पसंद आ गई और वो दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे।
जब एक जागीरदार का रिश्ता आया तो सब खुशी से खिल उठे। बचपन की मंगनी किसे याद आनी थी, चट मंगनी पट ब्याह हो गया। इधर आदिल शाह जो यूनिवर्सिटी में सारा सुल्तान के जुल्फों का सिर हो गया था, इसकी मंगनी से जान छोड़ने पर खुश था। सायरा के पापा ने भी एक शर्त रखी थी कि वो घर दामाद होगा। ये शर्त भी आदिल शाह ने कबूल कर ली थी। उनकी शादी के चंद माह बाद सायरा के पापा फौत हो गए और सायरा को कोई मेका नहीं था। माँ बाप पहले ही चल बसे। सायरा ने आदिल शाह से कहा कि इनके भाइयों को भी शहर बुला लें ताकि सब भाई साथ रह सकें, लेकिन आदिल शाह और सायरा इतनी ही उम्र लिखवा कर आए थे। 3 साल की मनाल को छोड़कर हल्के कीकी से जा मिले। हलीमा खातून माज के साथ कराची आई थी बेटी नाज के घर। वहीं इनकी मुलाकात हॉस्पिटल में मनाल की चच्ची से हुई। चच्ची ने हलीमा खातून को दावत दी और माज को अपना नंबर और एड्रेस भी भेज दिया था। हलीमा वहाँ गई तो बातों बातों में चचा ने इनसे मनाल के रिश्ते का जिक्र किया माज के लिए। हलीमा खातून सोच में पड़ गई। वापसी पर खाला ने नाज बाजी से जिक्र किया तो वो बोली, अम्मी मनाल इसी औरत की बेटी है, माज इससे शादी कैसे कर सकता है इससे जिसकी माँ ने इसकी माँ का हक मारा था। वो हैरत से पूछ रही थी, नाज तुम्हें गड़े मुर्दे उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद मना कर दूंगी। हलीमा ने हाथ रोकते हुए समझाया, अम्मी वो लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। या नहीं है मनाल की अम्मी की वजह से शहर बानो खाला का रिश्ता टूट गया था। नाज सख्त खफा थी। नादम है, कुछ पता नहीं है, फजूल बातें मत करो, हलीमा ने कहा। खाला मैं इसी लड़की से शादी करूँगा। माँ जो अभी अभी घर आया था इनकी बातें सुन ली थी। लेकिन बेटा तुमने तो अभी तक इस लड़की को देखा भी नहीं है, ये फैसले इतनी जल्दी नहीं होते। हलीमा से समझाते हुए बोली, नहीं खाला आप आज ही जाएं और इनसे निकाह की तारीख ले आएं। माज की बात पर हलीमा सर पकड़कर रह गई और नाज जो माँ से काफ़ी बड़ी थी इसके पीछे गई ताकि इसे समझा सके, लेकिन वो उल्टा इन पर चढ़ दौड़ा। नाज बाजी आप मुझे सब बताएं क्या हुआ था अम्मी के साथ। और नाज ने जो इधर उधर से सुना था सब माज के गोश गुजार कर दिया। मौज़म ने माज ने अपनी माँ को नहीं देखा था। वो इसकी पैदाइश के वक़्त कमज़ोर हो गई थी और 1 हफ्ते के अंदर ही चल बसी। शहमीर खान ने दूसरी शादी नहीं की थी क्योंकि इन्हें शहर बानों से बेहद मोहब्बत थी और चंद साल पहले वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। माज अकेला रह गया था। फिर हलीमा खाला का घर करीब था। वो हर तरह से माज का ख्याल रखती थी और जब वो शादी करना चाह रहा था तो हलीमा भी खुश हो गई थी कि अब वो अकेला नहीं रहेगा। लेकिन वो बेखबर थी कि नाज की सुनी सुनाई बातों की वजह से माज के दिल में मनाल के खिलाफ अलाने जंग हो चुका था। पीछे से आते माज ने मनाल की सारी बातें सुन ली थी। इसे यूं अचानक आता देखकर मनाल कंफ्यूज भी हुई और शर्मिंदा भी। ये जिन अचानक कहाँ से बरामद हो गया। मनाल को दिल ही दिल में गुस्सा आया। माज बिना कुछ कहे कमरे में घुस गया और सबके जाने के बाद देर तक मनाल बाहर ही बैठी रही। जो कुछ माज ने सुन लिया था इसके बाद मनाल में हिम्मत नहीं हो रही थी इसका सामना करने की। सारा दिन वो इससे नज़रें चुराती रही। फिर रात को चपेर में दोनों आग जलाकर बैठे रहे, लेकिन दोनों के माबैन हमेशा की तरह खामोशी थी। माँ जो मोबाइल में झुका हुआ था सर ही नहीं उठाया था कब से। मनाल ने भी मोबाइल उठा लिया। माज ने नेट चलाने के लिए डिवाइस रखा हुआ था और इसमें महीने का इंटरनेट का पैकेज करवाता था। 4G के सिग्नल से यहाँ अच्छे आते थे। मनाल सोचती थी कि यहाँ रहने वालों ने रहने का सारा बंदोबस्त किया हुआ था, इसलिए इन्हें शहर जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। जो अफोर्ड कर सकते थे शहर में रहना वो रह रहे थे। बाकी भी कुछ घराने ऐसे थे जो अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन को गांव से ऐसी उनसियत थी कि वो गांव में रहने को ही तरजीह देते थे, जैसे कि माज ने यहाँ हर सिस्टम बना रखा था शहर जैसा। बिजली ना होने के बावजूद रात को सारा घर सोलर बल्ब से रोशन ही रहता था। पानी का मोटर भी सोलर का था, एसी भी सोलर का था और घर इतना खूबसूरत था कि सुकून मिलता था यहाँ बैठकर। मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी अंदर आ जाओ, रात देर तक बाहर ना बैठा करो, वैसे भी दुश्मनियाँ चल रही हैं गांव में। माज रौबदार अंदाज में कहता हुआ कमरे में चला गया। रात को छपेरे में आग जलाओ तो बहुत अच्छा महसूस होता था। सर्दी भी नहीं लगती थी और मज़ा भी आता था। मनाल देर तक बैठना चाहती थी, लेकिन माज ने हुक्म सादर किया तो बस। वो मरियल कदम उठाते हुए कमरे तक आई और कंबल में गुरूब हो गई, जैसे चांद बदली में छुप जाए। माज ने लाइट ऑफ की। थोड़ी देर में
बाद माज ने पुकारा, मिनाल। माज की आवाज़ सुनकर मिनाल के कान खड़े हो गए। ये जिन आज इतने प्यार से क्यों पुकार रहा है? मिनाल का दिल जोरों से धड़कने लगा। जी, मिनाल की बामुश्किल जी ही निकल पाई। मेरे पास आओ, माज ने कहा तो कंबल में छुपी मिनाल का दिल अब किसी बेलगाम घोड़े की मानिंद दौड़ने लगा। क्यों? मिनाल ने कंबल से मुंह बाहर नहीं निकाला था। पता नहीं आज इस जिनके क्या इरादे थे। मैंने कहा मेरे पास आओ। अब जो बार माज ने सख्ती से कहा। मैं नहीं आ सकती, मिनाल ने कंबल के अंदर से आवाज़ लगाई। 1 मिनट में तुम नहीं आई तो मैं खुद वहां आकर तुमको उठा कर ले आऊँगा यहाँ। माज ने कहा तो मिनाल एक झटके से उठी। कमरे की लाइट ऑफ थी। एक छोटा सा टॉर्च जल रहा था जिसकी रोशनी मध्यम थी। मिनाल के पाँव कांप रहे थे। वो माज के सामने आकर खड़ी हुई। कोई काम है? मिनाल ने अपनी आगे आने वाली लटों को कान के पीछे करते हुए पूछा। जाहिर सी बात है, काम है तो पास बुलाया है ना, माज ने कहा तो मिनाल को लगा इसका दिल पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। जी बोलें, क्या काम है? मनाल ने कहा। और पास आओ तो बताऊं, माज ने कहा। मनाल थोड़ा और बेड के करीब हुई। जी बोले, मनाल ने शर्माते हुए कहा। मेरे पाँव दबाओ, माज ने कहा। क्या? मनाल के सपनों का महल ज़मीन बोस हो गया एकदम से। तो और क्या काम होगा मुझे तुमसे? सारा दिन आज डेरे पर दोस्तों के साथ फुटबॉल का मैच खेला है और पैर दुख रहे हैं। जब तक मैं सो नहीं जाता तो तब तक मेरे पाँव दबाओ, माज ने अपने अंदर की हंसी को बामुश्किल कंट्रोल करते हुए कहा। मनाल उल्लू की तरह कुछ देर से देखती रही, फिर उसके पाँव के करीब बैठकर पाँव दबाने लगी। आधा नहीं पूरा कमीना है ये शख्स, इसके पाँव दबाती हुई मनाल ने दिल ही दिल में से लकबात से नवाजा। बड़ी आई मैडम मोहब्बत का ढंढोरा पीटने वाली, अब यही सज़ा है इसकी, माज ने भी दिल में कहा। मनाल उसके पाँव दबाते दबाते थक गई। मजाल है जो सोने के सार ही नुमाया हो इस जिन की शक्ल पर। मनाल को अब रोना आ रहा था और माज को उसकी शक्ल देखकर हंसी। माज तो नहीं सोया, अलबत्ता उसके पाँव दबाते दबाते मनाल ही सो गई बेड के किनारे। माज ने महसूस किया कि मनाल के हाथ आस्ता आस्ता रुकते जा रहे हैं। उसने आंखों से बाजू हटा के देखा तो उसके पाँव के पास घघड़ी नुमा पड़ी हुई थी और सो चुकी थी। माज ने उस पर कंबल डाला और गौर से इसके मासूम चेहरे को देखता रहा। इसके दाएं गाल पर तिल था। माज ने बेसाख्ता तिल को छुआ। उफ, ये से क्या होता जा रहा था? वो इस लड़की से नफरत क्यों नहीं कर पा रहा था? मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा था। चारों तरफ से बादल उमड़ के आए थे। ठंडी हवा जोर से चल रही थी। मनाहल भागती जा रही थी और माज हंसता हुआ इसके पीछे भाग रहा था। मनाल भी हंसती जा रही थी। मनाल मनाल मेरी बात सुनो मनाल, वो इसे जोर जोर से पुकार रहा था। मनाल मनाल, उठती हो के दूं एक, वो गुस्से से बोला। मनाल जो मीठी मुस्कान लिए से देख रही थी अचानक होश में आई। ओहो, कोई ख्वाब देख रही थी? कब से आवाज़ें दे रहा हूँ, सारी दुनिया उठ चुकी है सिवाय तुम्हारे। अब उठोगी भी या मेरी शक्ल देखती रहोगी? वो अपना जैकेट उठाता हुआ बोला। और मुझे नींद आ गई थी। मनाल जल्दी से उठी और अपनी चप्पल ढूंढते हुए बोली। हाँ, बस यही एक काम करवा लो तुमसे। तुम इतना सो कैसे लेती हो लड़की? माज ने कहा। क्योंकि आज मैं बेड पर सोई थी इसलिए अच्छी नींद आई। चारपाई पर नहीं सोया जाता मुझसे, वो गुस्से से बोलती हुई गड़प से वॉशरूम में घुस गई। अच्छा, तो मैडम को बेड भी चाहिए। ठीक है, आज से तुम दूसरे कमरे में सो, जहाँ वहाँ पे बेड भी मिलेगा और नींद भी अच्छी आएगी। मनाल ने डरते डरते वॉशरूम से बाहर मुंह निकाला। वो जा चुका था। इसने अपनी सांस बाहर बाहर निकाली, बहाल की, और ये बंदा कभी नहीं बदलेगा। कितना हसीन ख्वाब देख रही थी मैं। मनाल इसके संग कितनी खुश थी। बस ये जिन ज़रा सा मुस्कुराया करे तो मैं जान भी दे दूँ इसके लिए। वो अपने लंबे लंबे बाल सुलझाती अपने से बातें कर रही थी कि अचानक वो सच में किसी जिन की तरह आईने में इसके पीछे नमूदार हुआ। एक नज़र इस पर डालता ड्रेसिंग टेबल से कीज़ उठाता हुआ चल दिया। वो जो बालों में जेल लगाते वक्त भूल गया था। मनाल की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे रह गई थी। इसने सुन तो नहीं लिया, वाकई में जिन तो नहीं। इसने दिल पे हाथ रखकर सांसें बहाल की। आज तुम मेरे लिए
साग बनाओगी? इसने आते ही हुक्म सादर किया। इसकी इस अनोखी फरमाइश पर मनाल तो जैसे उछल ही पड़ी। क्या साग? मैं? इस मनाल की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। साग बनाने को बोला है, कोई आइटम बम बनाने को नहीं बोला। जो इस तरह से हैरान हो रही हो। इसने सीने पर हाथ बांध कर कहा, मुझसे एटम बम बनवा ले, मैं वो बना लूँगी, लेकिन कसम खुदा की ये साग मुझसे नहीं बनने वाली। मैंने तो आज तक साग चखा भी नहीं। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि साग का टेस्ट कैसा होता है। मनाल ने परेशानी से कहा, अगर आज तुमने मुझे साग नहीं बना कर दी तो मैं तुम्हारी चारपाई आज भैंसों के वेड़े में रख दूंगा और तुम्हें रात वहाँ सोना पड़ेगा। इसने कहा तो मनाल ने परेशानी से इस जालिम जाबिर इंसान को देखा। वो जानती थी वो जो कहता है करके दिखाता है। मनाल ने तसव्वुर किया खुद को भैंसों के रेवड़ में सोते हुए। बेबसी से इसकी आंखें भर आईं। गिन गिन के बदले लूँगी इस जिन से तो मैं एक दिन। मनाल ने दिल में कहा, लेकिन मुझे साग बनाना नहीं आता। वो मिनमिनाई। मैं बताता हूँ साग कैसे बनाते हैं। वो इसका हाथ पकड़कर इसे बेदर्दी से खींचता हुआ गेट से निकला और खेतों की तरफ चलता गया। घर के पीछे ही खेत शुरू हो जाते थे। आड़ी तिरछी आड़ी टेढ़ी पनगट्टी पर मनाल के पैर फिसलते जा रहे थे। अगर माज ने इसका हाथ ना पकड़ा होता तो वो कब की गिर चुकी होती। थोड़ी दूर चलते ही गांव के किनारे पर कुछ औरतें साग तोड़ रही थी। इनके पास लाकर माज ने इसका हाथ एक झटके से छोड़ा। ये देखो, ये देखो, सीखो इनसे। यही औरतें हैं, घर का सारा काम करती हैं और खेती बाड़ी में भी अपने शौहर का हाथ बटाती हैं। मास का लहजा बहुत तलख था। इनके साथ साथ साग तोड़ो और इनके साथ आ जाना घर। ये कहता हुआ वो लंबे लंबे डग भरता हुआ चला गया। इन औरतों में कुछ लड़कियां भी थीं जो उसे तजस्सुस भरी नज़रों से देख रही थी। क्या हुआ बीबी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं साग लेने आई हूँ, मिनाल ने कहा तो साग। वो मुंह पे हाथ रख के हंसने लगी। बीबी जी, साग तो हम गरीबों को खाना है। आप लोग तो कुक्कड़ खाओ, गोश्त और मछली खाओ। वो लड़की हंसी तो इसके साथ दूसरी लड़कियां और औरतें भी हंसने लगी। मेरे शौहर को साग पसंद है तो मैं वही बनाऊंगी, वो तंग होकर बोली। चले अच्छा बीबी जी, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी, आप गुस्सा ना हो। वो लड़की भी अटला कर बोली। तुम्हारा नाम क्या है? मना ले इस चिपकी चिड़िया से पूछा, जो कि काफ़ी हसीन थी। सांवला रंग, नाक में घुंघरू वाली बाली इस पे बहुत जच रही थी। मेरा नाम पार्स है, वो एक अदा से बोली। वाह, बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा। मनाल इसके पास ही बैठ गई। सुनो पार्स, इनमें सरसों का साग कौन सा है? वो दो तरह के पत्तों को देखकर बोली। आप रहने दो बीबी, मेरे पास काफ़ी साग है, आधा आप ले जाना। पार्स ने एक गठरी इसकी तरफ इशारा किया। ओ पार्स, यू आर सो स्वीट। वो पार्स का हाथ पकड़ के बोली और दिल ही दिल में शुक्र करने लगी कि जान छूटी साग से। लेकिन जान पूरी तरह नहीं छूटी थी, इसे साग बनाना भी तो था। सुनो देखो, तुम ये साग अपने घर ले जाओ और बना ले, आधा मेरे पास ले लाना। वो क्या है ना, मुझे ये बनाना नहीं आता। और दुनिया जहाँ की मासूमियत चेहरे पर सजा के बोली, कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी। पास मुस्कुराते हुए बोली। मनाल रिलैक्स हो गई और अब इसे मौसम बहुत अच्छा लगता था। इसने अपनी सेल्फीज लेना शुरू की। पिंक फ्रॉक, पजामा, चुनरी का दुपट्टा पहने, बाल खोले, वो वैसे ही बहुत प्यारी लग रही थी। ऊपर से इसने हल्का सा पिंक टन टन भी गालों पर लगाया हुआ था। तभी तो पार्स और दूसरी लड़कियां इसे से नज़रें ना हटा पा रही थीं। पार्स, तुम मेरी पिक निकालोगी प्लीज़? मनाल ने पूछा। तस्वीर? पार्स वाली नज़र पार्स ने सवाली नज़रों से देखा। हाँ तस्वीर, वो जल्दी से बोली। अच्छा। पार्स उठी, इससे फ़ोन लिया। मनाल ने इसे समझाया और ख़ुद दूर जाकर पोज बदल बदल कर पिक बनवाती रही। कभी स्लो मो बनाती, भागते हुए, इस बात से बेखबर कि कोई और भी इसे अपने कैमरे में कैद कर रहा था। रात को बड़े प्यार से माज के सामने इसने साग रखा और इसकी तरफ दाद तलब नज़रों से देखने लगी। कैसा बना है? वो एकदम वो दुपट्टे में उंगली से मरोड़ती हुई शर्मा के पूछने लगी। देखने में तो अच्छा नहीं लगता, चखने दोगी? वो सुलगते हुए बोला। क्या अच्छा नहीं बना? वो परेशान हुई और साग को गौर से देखने लगी। माँ जो कि पानी का गिलास मुंह से लगाया था, इसे अछू लग गया। हंसते हंसते इसकी आंखों में पानी आ गया। ये लड़की भी क्या चीज़ है, मैं जितना भी गुस्सा करता हूँ सब हवा हो जाता है इसकी बातों से। माज
अपनी उंगली मसलते हुए सोचा। माज आज जल्दी घर आ गया था, इसे कराची जाना था। वो कमरे में आया तो वो बैठी हुई थी। क्या मुसीबत है, सारी पिक्चर्स ख़राब कर दी इस लड़की ने, एक भी पिक्चर अच्छी नहीं आई। और रोने वाली होकर बोल रही थी, कुछ बल बिलर है, कुछ ब्लर है, किसी पर मेरा सर कटा हुआ है तो किसी में पैर। और मैडम, माज ने इसके सामने अपना हाथ लहराया। आप वो चूकी, पिक्चर्स का दो ख़त्म हो गया हो तो तैयार हो जाओ। माज ने वॉशरूम की तरफ जाते हुए हुक्म सादर किया। क्यों? मनाल इसके आने से उठ खड़ी हुई थी, खैरियत से पूछने लगी। आज इसको मेरे तैयार होने का ख्याल कैसे आ गया, वो दिल ही दिल में सोचने लगी। कुछ देर में वो नहा के निकला तो इसको वहीं बैठे देखा तो इसे बहुत गुस्सा आया, मगर बर्दाश्त कर गया। ब्लैक जीन्स में स्काई ब्लू शर्ट पहने वो बहुत डैशिंग लग रहा था। अल्लाह, ब्लैक बाल और जो माथे पे आते थे, जिन्हें वो बार बार 3 उंगलियों से पीछे करता था। मनाल ने पहली बार इसको जीन्स शर्ट पहने देखा था। इसे टूट के प्यार आया अपने खड़ूस हस्बैंड पे। मैंने तुम्हें रेडी होने का बोला था और तुम अपनी जगह से हिली भी नहीं। माज ने इससे घूरना नज़रअंदाज करके पूछा। आपने तैयार रहने को बोला, बट ये नहीं बताया कि किस लिए। वो अलमारी की तरफ जाते हुए बोली, मैं कराची जा रहा हूँ किसी काम से, तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी, इसलिए तुम भी साथ चलो, वहाँ मिल लोगी सबसे। माज आईने के सामने खड़ा अपने बालों को बुश करते हुए बोला, क्या कराची? मनाल को झटका लगा। माज ने इसे हैरत से देखा। हाँ, कराची। वो कराची पे जोर देकर बोला। एक तो इस लड़की के नखरे नहीं ख़त्म होते। वो बड़बड़ाया, मैं मगर मगर मुझे नहीं जाना कराची। वो हल्काई। व्हाट? मांस पलटा, आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हाँ, हर बात में ड्रामा करना ज़रूरी है। वो सोफे पर बैठकर अपनी शू लेसिस बांधते हुए बोला, मैं नहीं जाऊंगी। वो भी इसके पास बैठ गई। मैंने तो सुना था लड़कियां मेके जाने को मरी जाती हैं, यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है। वो तंज कर रहा था इसकी हालत से बेखबर। इसने लाख आंसू आंसुओं पे बंद बांधने चाहे, मगर मिक्के के नाम पे सारे बंद टूट गए। माज ने यूं अचानक इसे रोते देखा तो घबरा गया। अपनी जगह से उठा इसके सामने पाँव के बल बैठ गया। क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रही हो? वो इसके चेहरे से हाथ हटाते हुए सख्त हैरान था। वो रोती रही, इसके हाथ माज के हाथों में थे। मनाल, प्लीज रोना बंद करो, बताओ क्या बात है। माज भूल गया था कि वो कौन थी और किस लिए इसे यहाँ लाया था। आज बस इसे मनाल नजर आ रही थी, बाकी सब बातें पीछे चली गई थी। माज ने इसे शानों से पकड़ा और इसके आंसू अपनी उंगलियों से साफ किए। माज, प्लीज मुझे नहीं जाना वहाँ, इस घर में दोबारा। मैं सब बर्दाश्त कर लूँगी, कोई शिकायत नहीं करूँगी आपसे। वो अपने हाथ जोड़ती हुई बोली, ओके ओके, हम नहीं जाएंगे, डोंट वरी, बट ये रोना तो बंद करो। इसने इसके जुड़े हुए हाथों को खोला और फिर से अपने हाथों में ले लिया। मास को सख्त हैरत हो रही थी कि एक लाबाली सी लड़की अंदर से इतनी दुखी हो सकती है। वो तो समझता था कि वो बहुत ही बेवकूफ़ है, मगर ये क्या, इसने तो अंदर से कितने दुख पा रखे थे। इसकी सगी रिश्तेदारों ने भी इसका ख्याल नहीं रखा, और मैं क्या करने जा रहा था। इसको तो अपने माँ बाप याद भी नहीं, और मैं इसे इसके माँ बाप माँ बाप के किए की सज़ा देने जा रहा था। इसे अपने आप से शर्म आ रही थी। इसने तो अपने पापा को देखा था, इनकी शफकत देखी थी, लेकिन इसने तो ना माँ ना बाप किसी को नहीं देखा। आज मनाल खुल के रोई थी, और वो इसके बार बार पूछने पर इसने सब कुछ बता दिया था। जो मेके का भरम था, इसे तोड़ना ही बेहतर था। माज ने मनाल को कुछ देर अकेले रहने दिया और खुद बाहर निकल गया। वो बस सोचता ही जा रहा था कि अब वो क्या करे, कैसे इस मासूम लड़की से माफ़ी मांगे। शाम को जब वो घर आया तो मनाल कुछ रिलैक्स थी, और वो लाइन में पौधों को पानी दे रही थी। मनाल, माज ने इसे पुकारा। मेरा मेरा दिल ने आवाज़ मेरा मिनाल ने आवाज़ भी पलट के देखा और पानी का पाइप नीचे छोड़ा और दुपट्टे से हाथ साफ करती आई। बैठो। माज ने लॉन में पड़ी चेयर की तरफ इशारा किया और खुद भी बैठ गया। मनाल बहुत शर्मिंदा थी। इसे शर्मिंदगी इस बात पे थी कि वो मेके भी नहीं जा सकती। माज क्या सोचता होगा। सुनो। वो काफ़ी देर इससे ऐसे गुमसुम देखता रहा, आखिर गला खंगारता हुआ बोला, जी। मनाल ने सरगोशी में जवाब दिया, मेरे मुर्गे को बादाम खिलाने थे। क्या? पूछूं की? माज अपनी मुस्कुराहट दबाता हुआ बोला, मैंने जो बादाम भिजवाए थे वो मुर्गे को खिलाए। हाँ हाँ, खिलाने थे, इसने झूठ बोला। अब वो क्या बताती, वो बादाम तो इसने खुद ही
مزے لے لے کر کھائے تھے۔ آخر میرا شوہر ہے، مرغے کا تھوڑی نہ، اس نے بولا تھا۔ معاذ مسکرایا، وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا، وہ جانتا تھا وہ خود ہی کھائے گی، تبھی بھجوائے تھے۔ ہاں البتہ نام مرغے کا لیا تھا، پر مرغے سے زیادہ تو تمہارا دماغ تیز ہو رہا ہے، وہ اسے شرارتی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ فیروزی شرٹ پر بلو دوپٹہ اس پہ بہت جچ رہا تھا، بالوں کی آدھی کھلی چوٹی سے لٹیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ منال اس کی نظروں سے پزل ہوئی اور اٹھ کے جانے لگی کہ اچانک معاذ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ کہاں جا رہی ہیں میڈم؟ ابھی تو بہت سے حساب رہتے ہیں، وہ شرارت سے بولا۔ منال جلدی سے ہاتھ چھڑاتی اندر بھاگی۔ اف، یہ آج کیا ہو گیا ہے اس جن کو، اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے زور سے دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھا۔ آدھی رات کو منال کی آنکھ کھلی تو اس نے غور کیا، فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ جھٹ سے اٹھی اور بیڈ کی طرف آئی تو وہاں پہ معاذ کو نہ پا کر اس کا دل سخت ہونے لگا۔ نہ جانے وہ کیسے بیڈ پر بیٹھی اس کے ہاتھوں اور پاؤں سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ بچپن سے ہی وہ فائرنگ کی آواز سے سخت ڈرتی تھی، اسے ڈر کے مارے بخار آ جاتا تھا، لیکن آج فائرنگ کے خوف کے ساتھ معاذ کی غیر موجودگی نے اس کا جیسے خون نچوڑ دیا تھا۔ کافی دیر تک وہ پتھر کی طرح بیٹھی رہی، اس سے ہلا جلا نہیں جا رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور معاذ اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ معاذ نے ہلکی روشنی میں منال کو بیٹھی دیکھا تو لائٹ آن کی۔ منال، اس نے رائفل سائڈ پر رکھی اور اس کی طرف دیکھا۔ منال اچانک اٹھی اور معاذ کے سینے پہ مکے مارتے ہوئے چلائی۔ آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں نا؟ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا؟ تو ابھی مجھے مار دیں۔ منال ہزار ہچکیاں لیتے ہوئے انداز میں چلا رہی تھی۔ معاذ اس اچانک سچویشن سے گھبرا گیا۔ کیا ہوا منال، کچھ تو بولو، وہ اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ آپ مجھے اس طرح ڈرا کر مت ماریں۔ آپ اسی لیے مجھے اکیلا چھوڑ کے فائرنگ کرنے کے لیے گئے تھے نا، تاکہ میں مر جاؤں؟ وہ سسکیوں کے بیچ میں بامشکل بول پا رہی تھی۔ منال، میں کیوں تم سے نفرت کروں گا؟ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا۔ باہر فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں تو میں بھی اپنی رائفل لے کر گیا۔ جب کوئی چور ڈاکو گاؤں میں آتا ہے تو سارے فائرنگ کرتے ہی خبردار کرنے کے لیے، اور ہم بھی فائر کرتے ہیں ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم جاگ رہے ہیں۔ وہ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا کہ اچانک وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ منال، معاذ کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کے بیڈ پہ لٹایا، اس کے گال تھپتھپائے۔ منال، ہوش میں آؤ منال، وہ اسے آوازیں دے رہا تھا، مگر وہ کوئی رسپانس نہیں دے رہی تھی۔ اس نے ڈرائیور کو کال کی، شیر علی جلدی سے گاڑی نکالو، منال کی طبیعت ٹھیک نہیں، ہمیں ہاسپٹل جانا ہوگا۔ مگر سرکار اس وقت شہر جانا ٹھیک نہیں، بکواس مت کرو، جیسا بولا ہے ویسا کرو، وہ غصے سے شیر علی کی بات کاٹتا ہوا بولا۔ سرکار، بی بی کے ساتھ جانا مناسب نہیں ہے، آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ شیر علی اس کی ڈانٹ کو خاطر میں نہیں لاتے ہوئے بولا۔ وہ اس کے بابا کا خاص ملازم تھا اور ہر بات کا خیال رکھتا تھا۔ اس کی بات دل کو لگی، واقعی وہ منال کے ساتھ اس وقت نہیں جا سکتا تھا، وہ پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، اوپر سے ڈاکو۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سرکار، میں ثاقب صاحب کو لے کر آتا ہوں، وہ آج ہی آئے ہیں۔ وہ چونکا، کیا ثاقب بھائی آئے ہوئے ہیں؟ جی سرکار، میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ اس نے کال کاٹی۔ ثاقب بھائی ناز جی کے ہسبینڈ تھے جو ڈاکٹر تھے۔ وہ منال کے پاس بیٹھا اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے مسل رہا تھا۔ منال، اٹھ جاؤ پلیز، اسے پکارے جا رہا تھا۔ اتنے میں ثاقب بھائی اور حلیمہ خالہ بھی آ گئے۔ کیا ہوا معاذ؟ ثاقب بھائی پوچھنے۔ معاذ نے ان کو سب بتایا، وہ چپ کرتے ہوئے بولے۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، بس ڈر کے مارے بے ہوش ہوئی ہیں۔ میں نے اس کو سکون کا انجیکشن لگا دیا ہے، صبح تک آرام کرنے دو۔ شکریہ بھائی، آپ نہ ہوتے تو۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں یار، میری بھابھی ہیں۔ بھائی مسکرائے اور چلے گئے، جبکہ حلیمہ خالہ نے انکار کر دیا جانے سے۔ معاذ ثاقب بھائی کو گاڑی تک چھوڑ کر واپس آئے تو خالہ مسکرائے جا رہی تھی۔ وہ حیران ہوا، خالہ آپ کیوں مسکرا رہی ہیں؟ وہ سخت حیرت میں تھا، بھلا ہی کون سا موقع تھا مسکرانے کا، اس کی جان پہ بنی تھی۔ پگلے، خوشی کی بات ہے تو خوش بھی نہ ہو بندہ۔ وہ اٹھی اور معاذ کا ماتھا چوما۔ خالہ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ پریشانی سے انہیں دیکھتے ہوئے بولا۔ بیٹا جی تم باپ بننے والے ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ معاذ کو جھٹکا لگا۔ خالہ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ سختی سے بولا۔ ایک تو وہ پہلے ہی پریشان تھا، اوپر سے خالہ، اف، اس نے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ ایسا ہی ہے، ایسی حالت میں چکر بھی آتے رہتے ہیں اور کمزوری سے بھی کبھی بے ہوشی بھی ہو جاتی ہیں عورتیں۔ میں کل اسے خود لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی۔ خالہ، معاذ نے انہیں شانوں سے پکڑا اور سرگوشی میں بولا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ نظریں چراتا ان سے کہہ رہا تھا، جبکہ خالہ کی زبان کنگ ہو گئی تھی حیرت سے۔ معاذ، خالہ کی آواز بامشکل نکلی۔
خالہ کیا آپ جانتی نہیں کہ اس کے پیرنٹس نے کیا کیا تھا میری ماں کے ساتھ؟ وہ جھنجھلا کے بولا۔ بیٹا کیا کیا اس کے ماں باپ نے؟ میری ماں سارا سلطان کی وجہ سے مری۔ اس عورت نے معاذ خالہ نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروایا۔ ایسا کچھ نہیں تھا، تمہاری ماں نے اپنی پسند سے شامیر سے شادی کی تھی، خالہ سرگوشی میں بولے جا رہی تھی۔ اور اگر ایسا کچھ ہوتا بھی تو کیا تم اس کی سزا اس معصوم کو دو گے؟ تمہارے بابا نے ایسی تربیت تو نہیں کی تھی۔ وہ سخت خفا تھی۔ خالہ میں بہت شرمندہ ہوں، میں بہہ گیا تھا، بدلے کی آگ نے مجھے اندھا کر دیا۔ معاذ ہاتھوں میں اپنا سر دیے صوفے پر بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں پشیمانی تھی، درد تھا، پچھتاوا تھا۔ خالہ کیا خدا مجھے معاف کرے گا؟ اچانک وہ پوچھنے لگا۔ میرے بچے جس کا دل دکھایا ہے پہلے سے معافی مانگ۔ خدا اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے لیکن اپنے بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتا جب تک اس سے بندے راضی نہ ہو جاتے۔ خالہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ معاذ اٹھا اور بیڈ کے قریب گیا اور کنارے پر بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر وضو کرنے نکلا۔ اسے اپنے رب سے بھی معافی مانگنی تھی۔ معاذ ساری رات قیام میں گزاری، فجر کی اذان ہوئی تو مسجد کو چل دیا۔ نماز سے واپسی پر خالہ چائے بنا چکی تھی۔ بیٹا چائے پی لو، پھر تم بھی آرام کر لو، ساری رات نہیں سوئے، وہ چائے دیتے ہوئے کہنے لگی۔ معاذ کا سر بھی بھاری ہو رہا تھا، وہ لیٹا تو آنکھوں کے پپوٹے بھاری ہوئے تھے اور سو گیا۔ معاذ کی آنکھ کھلی تو اس نے جلدی سے ٹائم دیکھا، دوپہر کے 12 بج رہے تھے اور منال ابھی تک سو رہی تھی۔ اس نے اسے غور سے دیکھا، وہ گہری سانسیں لے رہی تھی، وہ گہری نیند میں تھی۔ اس کی نیند سے وہ بخوبی واقف تھا، سونا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ وہ مسکرایا اور اس کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرنے لگا۔ منال اٹھو، ثاقب بھائی نے بولا تھا کہ اگر دیر تک نہ اٹھے تو خود اٹھا دینا، لیکن وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ثاقب نے سائیڈ ٹیبل پر معاذ نے سائیڈ ٹیبل پر پانی کا گلاس اٹھایا، تھوڑا سا پانی اپنی انگلیوں پر گرایا اور اس کے چہرے پر چھینٹے مارنے لگا۔ منال کی پلکوں میں جنش ہوئی اور اس نے ایک انگڑائی لی اور آنکھیں کھول دیں۔ منال کیسی طبیعت ہے؟ معاذ نے اس کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ منال بڑے آرام سے لیٹی معاذ کو گھورے جا رہی تھی۔ معاذ اس کے بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا، معاذ کے پرفیوم کی خوشبو اس نے اپنی سانسوں میں اتاری۔ منال کچھ تو بولو، تم ٹھیک ہو نا؟ اب معاذ کو پریشانی ہو رہی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، پر میرا سر کیوں اتنا بھاری ہو رہا ہے؟ وہ اٹھ بیٹھی اور دونوں ہاتھوں سے سر پکڑا۔ تم اٹھ جاؤ، میں چائے منگواتا ہوں، سر بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ معاذ نے اس کا سر پکڑ کر سہارا دیا اور واش روم تک لے گیا۔ تم منہ ہاتھ دھو لو، میں بھی آتا ہوں۔ وہ اسے چھوڑ کر باہر آیا۔ حلیمہ خاتون جا چکی تھی۔ دلشاد کو کال کی، جلدی سے نوری کو بھجواؤ، آ کر چائے بنائے۔ جی سرکار، ابھی بھیجتا ہوں، وہ جھٹ سے بولا۔ معاذ کمرے میں گیا تو منال ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال سلجھا رہی تھی۔ اور پاگل لڑکی، چھوڑو یہ سب آرام سے بیٹھ جاؤ، کچھ دیر ناشتہ کر لو، بعد میں یہ سب کر لینا۔ وہ اسے شانوں سے پکڑے صوفے پر لے آیا۔ منال غور سے اس کے حرکات و سکنات دیکھ رہی تھی۔ یہ آج جن کو کیا ہوا؟ وہ دل میں بولی۔ ہاں ہاں کہہ دو، اس جن کو کیا ہوا، اور جن کہو، بھوت کہو، کچھ بھی کہہ سکتی ہو، میں برا نہیں مانوں گا۔ معاذ نے اپنے ہاتھ اوپر کیے۔ کیا مس نے ایسا کب کہا؟ منال کا حیرت کے مارے پہلے ہی برا حال تھا، اوپر سے معاذ کو پتا تھا وہ اسے جن بلاتی ہے، ڈر گئی۔ معاذ آپ ٹھیک تو ہیں؟ منال نے اس کا ماتھا چھوا۔ معاذ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہاں آج ہی ٹھیک ہوا ہوں، کب سے بیمار تھا؟ معاذ نے مسکرا کر کہا اور اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔ منال کے دل پسلیوں کو توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا، وہ جھٹ سے اٹھ کر جانے لگی۔ معاذ نے اس کا راستہ روک لیا۔ منال اس نے سرگوشی کی، مجھے معاف کر دو، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا۔ وہ اس کے بہت قریب تھا۔ منال نے اپنی پلکیں اٹھائی۔ کس بات کی معافی؟ وہ حیران ہوئی۔ ان سب باتوں کے لیے جو میری وجہ سے تمہیں سہنا پڑا، وہ دھیرے سے کہتا جا رہا تھا۔ میرے پاس دولت بہت ہے منال، وہ سب تمہارا ہے، اور تمہیں اب اتنی محبت دوں گا کہ تم کسی اور رشتے سے محبت کی بھیک نہیں مانگنی پڑے گی۔ منال سب سن رہی تھی۔ منال میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، آئی لو یو۔ معاذ نے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ سوالی نظروں سے دیکھتا رہا تھا۔ منال نے مسکرا کر سر جھکا لیا، وہ اس بات میں سر ہلایا۔ تھینک یو منال۔ معاذ بہت خوش تھا۔ ہم یہاں نہیں رہیں گے منال، میں تمہیں شہر لے جاؤں گا، جس شہر میں رہنا پسند کرو وہاں رہیں گے۔ معاذ اس کا سر اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھا۔ مگر مجھے تو یہیں رہنا ہے آپ کے ساتھ، وہ الگ ہو کر بولی۔ منال سوچ لو، وہ شرارتی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ سوچ لیا، منال نے بھی دو بدو جواب دیا۔ یہاں ساگ بنانا پڑے گا، وہ بولا۔ بنا لوں گی، اس نے جواب دیا۔ یہاں کتے بلیاں تنگ کریں گے، معاذ بولا۔ میں عادی ہو جاؤں گی، منال بولی۔
यहाँ मुर्गा भी संभालना होगा। माज ने आईब्रो चाक कर इसे देखा। क्या? वो उछली नहीं, या तो इस घर में मुर्गा रहेगा या फिर मैं। वो इससे अलग होके जाने लगी तो माज ने जोर का कहका लगाया। सुनो मनाल, वो जोर से पुकारता उठा। मैं मुर्गे के बगैर रह सकता हूँ, मगर अपनी बेगम के बगैर नहीं। वो इसके पीछे जाने लगा। मनाल बाहर लॉन में आकर खुली हवा में गहरी सांस ली। यहाँ माज की महक थी। गोरी का अपना गांव प्यारा लगने लगा था। तो कैसे लगा आपको ये नावल? एक शॉर्ट नावल, अच्छा नावल था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले नावल के इसमें थोड़ी सी बताइए, चलो इसमें थोड़े से वर्ड्स जो हैं वो बेतरतीब थे, और कुछ नाम्स भी जो है, जहाँ पे मास था वहाँ पे साकिब लिखा था, तो मैंने इसको ठीक करके पढ़ लिया। लेकिन फिर भी आपको अगर बेहतर ना लगे तो आप वीडियो को म्यूट करके भी पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह नए नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।